हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कैपेसिटर्स की। तो कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ने से पहले हम कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटर की जो सिंपल डेफिनेशन होती है वो ये है कि कोई भी हमारे पास एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर कर सकती है, उसे हम नाम दे रहे हैं कैपेसिटर। और जो डिवाइस इसे चार्ज को स्टोर करने का काम करती है उसे कहते हैं कैपेसिटेंस। तो जब हम इसकी अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, अरेंजमेंट के बारे में, तो इसमें हमारे दो कंडक्टर्स होते हैं और वो एक इंसुलेटर से सेपरेटेड होते हैं। इंसुलेटेड वही है, सेपरेटेड। अब इसके बाद जैसा कि मैंने बताया है कि जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है या फिर एबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो चार्ज को स्टोर कर पाता है। अब जो हमारा चार्ज स्टोर हुआ है, अगर वो हमारा क्यू है चार्ज, और जो पोटेंशियल हमने दिया है, दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है कंडक्टर्स के बीच में, वो अगर V है तो जो पोटेंशियल होता है वो चार्ज के प्रोपोर्शनल हो जाता है। जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है हमारा C, और जो हमारा ये C है इसी को हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। इसकी यूनिट होती है फैराड। अब यूनिट निकाल ली तो आई होप कि आप फॉर्मूले का यूज करके डायमेंशन भी निकाल सकते हैं इजीली। सो ये आपके लिए एक टास्क है कि कैपेसिटेंस के आपको डायमेंशन निकालनी है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो हमने पहले पढ़ा है कि जो हमारा कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, पोटेंशियल सरफेस तक हमारा कांस्टेंट रहता है। और दूसरी बात जो हमने डेफिनेशन में पढ़ी कैपेसिटेंस की में, वो ये कि जब भी हम पोटेंशियल जो हम V लिखते हैं वो हमारा पोटेंशियल नहीं होता, सिंपली वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर हमारा कोई दूसरा कंडक्टर अगर इन्फिनिटी पे है तो उसे हम सिंपली पोटेंशियल लिख देते हैं, और अगर उन दोनों के बीच में कुछ फाइनाइट सेपरेशन है तो पोटेंशियल डिफरेंस यूज करते हैं। तो नेक्स्ट अभी यहाँ पर हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास एक मतलब स्फीयर का स्फेरिकल कैपेसिटर है, उसकी हमें कैपेसिटी निकालनी है। तो इसके लिए ये बात एज्यूम कर लेते हैं कि जो यहाँ पे ये अंदर दिखाया गया है ये एक सेल है या फिर स्फीयर है, और एक जो ये बाहर दिखाई गई है ए करके, ये एक सेल है, होलो स्फीयर है ये। और जो अंदर वाला है बी, ये सॉलिड भी हो सकता है और होलो भी हो सकता है, वट एवर यू एज्यूम, जो भी आप मानना चाहें मान सकते हैं। तो जो अंदर वाला है बी, उस पर चार्ज है हमारा प्लस क्यू, बाहर वाले पे चार्ज है हमारा माइनस क्यू। अब अंदर वाले जो रेडियस है वो हमने मान ली कि R1 और बाहर वाले की रेडियस R2। अब जब हम बात करते हैं कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, क्योंकि अगर हमें कैपेसिटेंस निकालना है तो उससे पहले हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर कोई एक पॉइंट मैंने एट रैंडम एज्यूम किया, इस पॉइंट पर जो अंदर वाला स्फीयर है या होलो स्फीयर है, इसकी वजह से पॉइंट पी पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है जैसा कि ये दिखाया गया है फिगर में, आगे की तरफ है इस तरफ। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो Q/4πε0 R² हो जाएगी। निकालने के लिए सेम तरीका यूज करना है आप लोगों को, गॉस लॉ, उसका यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसके बाद जब हम पोटेंशियल निकालते हैं तो पोटेंशियल हमने पढ़ा था माइनस में E.TR। तो अगर हम पोटेंशियल निकालें तो E.TR होता है, लिमिट की बात करें तो A से B तक विद नेगेटिव साइन, ए की वैल्यू रख दें और dr के साथ उसे इंटीग्रेट कर दें। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो जो हमारे बाहर वाली रेडियस है ये है, इसके लिए रेडियस हमारी R2 है, और जो अंदर वाला स्फीयर है इसके लिए रेडियस हमारी R1 है। तो इसको सॉल्व करने पे जो हमारे पास आएगा वो हो जाएगी ये वाली, जो ये फ्रैक्शन में जो बीच में अंदर वैल्यू दी गई है 1/R1 माइनस के 1/R2, जैसे आप लोग सॉल्व करोगे सिंपल फ्रैक्शन से तो जो इक्वेशन जो हमारी फाइनल बनेगी वो हो जाएगी Q/R2 - R1/4πε0 × R1 R2। अब इसके बाद ये
अगर हम बात करें तो जो हमें वैल्यू मिली है वो हमारी सिंपल पोटेंशियल है। अभी जो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो हमारी कैपेसिटेंस है। तो हम सीधी बात करें कि हमें पता है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है चार्ज अपॉन पोटेंशियल, मीन्स क्यू इज इक्वल टू सी वी। और अगर हम क्यू की वैल्यू क्यू रखें और वी की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली इसको पुट कर दें, तो जो हमारा क्यू ऊपर है और क्यू नीचे है तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे फ्रैक्शन में। सिंपली जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो हो जाएगी सी इज इक्वल टू 4πε0 R1 R2 अपॉन में R2 माइनस में R1। अब ये हमने एज्यूम किया है कि यहाँ पे कि जो इन दोनों जो हमारे दोनों सेल हैं इन दोनों के बीच में मतलब फाइनाइट डिस्टेंस है। अगर एज्यूम करो कि जो हमारी ये R2 है ये हमारी बहुत ज़्यादा हो जाए, मीन्स रेडियस ऑफ R2 बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा होने वाला इन्फाइनाइट भी हो सकती है। जब ये इन्फाइनाइट हो जाएगी तो हमारे पास जो हमारी एक सेल बची रह जाएगी वो सिंपल R1 हो जाएगी। सेल या स्फीयर जो भी आप एज्यूम कर रहे हैं इसे, तो जो हमारी रेडियस है उसकी वो R1 है। जब हम बात करेंगे तो जो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा आएगा वो सिंपली केवल R1 की वजह से रह जाएगा, और R2 वाली जो टर्म है जब ये यहाँ पर ही नहीं रहेगी तो यहाँ पर भी ट्रांसफर नहीं होगी। तो इसे ये बात नेक्स्ट लिखी है मैंने कि अगर हमारा स्फीयर आइसोलेटेड हो या फिर हमारी जो रेडियस है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए या फिर हमारे पास एक स्फीयर हो, तो उस केस में जो R1 R2 है जब उसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास बचेगा सिंपली 4πε0 इंटू R1 जो हमारा स्फीयर था अंदर वाला उसकी रेडियस है। अगर हम बात करें कैपेसिटी ऑफ अर्थ तो हम ये बात एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो हमारी स्फीयर है और अर्थ की जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है। आप लोगों को पता ही है, ग्रेविटेशनल में पढ़ चुके हैं। और सिंपली जो हमने फॉर्मूला ऊपर लिखा है इसी को यूज करें तो हमारी रेडियस 6400 किलोमीटर और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 है। अगर इसको हम लगाएं तो जो कैलकुलेशन करने पर वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 7.11 इंटू 10⁻4 फैराड। ये होती है कैपेसिटी ऑफ अर्थ, मतलब कि अर्थ का अगर हम कैपेसिटेंस निकालें तो उसकी वैल्यू 7.11 इंटू 10⁻4 फैराड आएगी। और जो हमारी ये वैल्यू 10⁻4 में आई है इसे हम माइक्रो में भी लिख सकते हैं, मिली में भी लिख सकते हैं, मिली फैराड, माइक्रो फैराड। एंड जो हमने ये पढ़ा अभी तक, हमने जो भी कंसेप्ट यूज किए हैं सब सेम वही हैं जो हम कंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं। अब उन्हीं कंसेप्ट को अगर हम पैरेलल प्लेट्स के लिए लगा दें कि हमारे पास दो प्लेट हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया, एक प्लेट हमारी 1 है और एक हमारी प्लेट 2 हो गई। अगर ये दोनों हैं, इन दोनों के बीच में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी वजह से जो हमारा कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो सेम हमें वही काम करना है, पहले हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और चार्ज में पोटेंशियल डिफरेंस का डिवाइड कर देना है। उसके बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी। तो जो एक प्लेट है इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन दी गई है वो हमारे डी है। जो इस बीच में जो रीजन है इन दोनों प्लेट्स के बीच में, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है हमारी। प्लेट का एरिया दिया गया ए और सरफेस चार्ज डेंसिटी अपर वाले की तो पॉजिटिव सिग्मा है और नीचे वाले की माइनस सिग्मा है। और जो इन दोनों के बीच वाला ये रीजन है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। जैसा कि पहले हम प्रूव कर चुके हैं कि जो हमारी प्लेट की वजह से आती है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। तो जो दोनों को ऐड करेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन में ए, तो वैल्यू हो जाएगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू में। बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इन दोनों बीच के सेपरेशन हमारे डी है तो वी इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू डी। और जो हमें कैपेसिटेंस निकालना है तो सीधे सिंपली हमें क्यू की वैल्यू हमें क्यू पता है, वी की वैल्यू जो ई डी है उसको अगर रख दें तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी। तो जो हमारी सी की वैल्यू आएगी कैपेसिटेंस की वो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन
डी हो जाएगी। अभी ये बात हमने एज्यूम की है कि जो हमारे दोनों प्लेट्स हैं इनके बीच का जो रीजन है उसमें वैक्यूम है या फिर फ्री स्पेस है। अगर मान लो कि यहाँ पर कोई अगर मीडियम आ जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो सिंपली जो हमारे फॉर्मूला आया है एप्सिलॉन नॉट के साथ के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अगर इसमें दो प्लेट्स के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दें तो उससे क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होती है, वो सब हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।